अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और आपकी सेहत और आपकी सेहत के मसाइल के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें आपको मुख्तलिफ रेमेडीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं जिनसे आप भरपूर फ़ायदा भी उठाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मैदे के बहुत से मसाइल रमज़ान में हम देखते हैं, बहुत से बर्निंग इशूज़ भी होते हैं, तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे आज डॉक्टर तैयबा हमारे साथ मौजूद है और आज उनका भरपूर हम फ़ायदा भी उठाएंगे और उनसे मज़ीद जो रेमेडीज़ और मशवरे जो हम उनसे लेंगे। तैयबा कैसी हैं आप? आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। आपका कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। रमज़ान में हम देखते हैं कि मैदे के बहुत से मसाइल सामने आते हैं, जिनमें आपको पता है गैस्ट्रो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है, बर्निंग के बहुत से इशूज़ हैं और इसके अलावा आप भी देखती हैं कि बहुत से मसाइल, स्किन के मसाइल भी सामने आ रहे हैं। तो हमें रमज़ान में ख़ास तौर पर क्या हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहले रमज़ान के जो है ना स्टार्ट में, क्योंकि एक ईटिंग हैबिट जो है ना वो हमारी चेंज हो जाती है। अब जब ईटिंग हैबिट चेंज होती है हमारा मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अब उसका ये होता है कि विद द डेज़, जैसे से पास ऑन डेज़ करते हैं, हमारा जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड होता है आपका फाके का, ठीक है। एक आप फास्टिंग करते हैं तो एकदम जब आप खाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आप ज़्यादा इनटेक करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा खाते हैं, आपका स्टमक पे लोड आता है। Exactly. वैसे भी अगर आप ओवरलोडिंग बहुत करते हैं, हम इफ्तारी के फौरी बाद हमारी कोशिश होती है सब कुछ एक साथ ही खा लें। Exactly. उनका होता है कि आपकी आंख जो है ना वो भर जाएगी, पेट भी भर जाएगा, लेकिन आपके हाथ जो है ना वो कंट्रोल में नहीं होंगे। वो है कि आप खाते रहो जब तक वो प्लेट खाली नहीं हो जाती है, ठीक है। और रमज़ान में आपको पता है कि जैसे ही इफ्तारी होती है फ्राइड फूड्स बन रहे होते हैं, फिर उसके बाद स्पाइसी फूड्स भी बनते हैं, फिर डिफरेंट तरह के जो है ना मदर्स बनाती हैं। तो फिर वो जो है जब आप खाते हो वो आपका स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ठीक है। अब जब ज़्यादा खा रहे हैं, स्टमक पे लोड आ गया, स्टमक पे जब लोड आया उतना उसकी कैपेसिटी नहीं है, आपने फिर दोबारा जो है 1 घंटे का भी गैप नहीं हुआ, आपने कहा है कि हमने थोड़ा बहुत और खा लिया, ठीक है। वो एक्स्ट्रा लोड हो गया, वो एसिडिटी करेगा, वो ब्लोटिंग भी करेगा, वो आपको डायरिया की तरफ भी ले आएगा और इवन दो आपको जो है लेथार्जिक फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वीक। हालांकि रमज़ान में क्या होता है, एक बहुत अच्छा, जैसे ये हमारे पास एक नेमत है कि हम इसमें ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें हम फाइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका अच्छे तरीके से अगर हम सुन्नत के मुताबिक चलें या फिर हम तरीके से उसको लेके चलें। लेकिन हमारा ये होता है कि हमने एकदम लोड कर देना है, फिर उसके बाद हमने कोई वॉक नहीं करनी है, एक्सरसाइज नहीं करनी है। ऑलरेडी जो है आप जो है फास्ट करके खा रहे हैं, फिर उसके बाद लोड कर रहे हैं, फिर उसको एक्सरसाइज की तरफ नहीं लेकर आ रहे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका स्टमक जो है वो अपसेट स्टार्ट हो जाएगा, वो उसका जो वर्क है ना वो स्लो डाउन हो जाएगा। इसी तरह एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ, एक गाड़ी को आप चलाते जा रहे हो, उसका एक टाइम पीरियड आएगा, उसका पेट्रोल खत्म नहीं होगा, तो फिर एक टाइम पीरियड आएगा, उसका कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो फिर जब आप उसके ऊपर लोड डालते हो, उसने एक जगह पर आके रुक जाना है, उसको फिर रेस्ट देंगे। वो गर्म होती है ना जब गाड़ी, वो धुआं फेंकती है, फिर उसके ऊपर पानी डालो या फिर उसको थोड़ा रेस्ट दो, फिर जाके वो रीस्टार्ट होती है। इसी तरह आपकी ह्यूमन बॉडी है कि आप उसको अगर आप कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके आप अपने स्टमक पे लोड डालें, ना कि फौरन डालें। अब डाइट प्लान बता, आज के लोगों को अल्सर प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है। अल्सर प्रॉब्लम एग्जैक्टली एसिडिटी की जो है ना उसका अगला स्टेज होता है। अगर आपकी प्रोलॉन्ग ये हैबिट रहती है, आपने ज्यादा खा लिया है, फिर उसके बाद आप गैप्स ज़्यादा ले रहे हो, क्योंकि अफ्तारी के बाद फिर आप जो है सहर के टाइम खा रहे हो, बीच में आपने कुछ नहीं खाया, आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी कम हो रही है, आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट होते जा रहे हैं, आपकी बॉडी जो है वो रिकवर होने की बजाय और ज़्यादा जो है उसकी तरफ जा रही है। ऐसी और कौन सी मैदे की बीमारियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा आजकल जो हम देख रहे हैं लोग उसका शिकार हो रहे हैं? हमारी जो मैदे की बीमारियों में सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट पे आती है वो एसिडिटी है, पेट में गैस हो जाना, फ्लैचुलेंस होना, ब्लॉटिंग होना, पेट में थोड़ी जैसे आपने कुछ खाया हल्का फुल्का दर्द पेन रहना, हालांकि डायरिया नहीं है लेकिन पेन है, आप कुछ खा रहे हैं, आपको कुछ डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। इवन दो अगर आपने स्टार्ट के 10 डेज में इसी तरह की हैबिट रखी, अगले जो 10 डेज होंगे ना उसमें चाहे आप अपनी थोड़ा बहुत ही खा रहे हैं, आपको पेन हो रहेगा। इसलिए जैसे ही होता है कि आप अगर पकौड़ा ले रहे हैं, एक खाएं, एक पकौड़ा
इनफ होता है, ठीक है। अगर आपने जो है समोसा भी लेना है, आप एक खा लें या एक पकौड़ा लेना है, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट रखें। अगर आप फ्राइड ले रहे हैं ना, हफ्ते में 3 बार आप फ्राइड का रख लें, ठीक है, और साथ में उसके साथ ऑप्शन रखें फाइबर्स की। जब आप फाइबर्स की ऑप्शन रखते हैं ना, आपके गट को एक जो है वो पीएच बेसिक मिलती है, जिससे क्या होता है डाइजेशन अच्छा हो जाता है। अच्छे डाइजेशन की वजह से क्या होता है, वो बाकी जो आप उल्टी सीधी चीज़ें ले रहे हैं वो अफेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। आपका फाइबर अच्छा है। फाइबर इसमें क्या क्या आ जाती हैं, आपके पास वेजिटेबल्स हैं, एक अच्छा सोर्स है फाइबर का। इसी तरह नट्स एंड सीड्स हैं, ये भी अच्छा सोर्स है फाइबर का। थर्ड आपके पास जो है चीज़ें आती हैं, आपके पास ओट्स आ जाते हैं, ये बहुत अच्छा मील है। अगर आप इसको अफ्तारी में भी ले रहे हैं या सहरी में भी ले रहे हैं, आपको ये आपके गट को जो है ये एक बिल्कुल। तो ये मैं आपसे जानूं कि पहले सहरी से हम बात करते हैं। सहरी में हमें क्या हमारा जो है ना वो डाइट प्लान होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें ये गैस्ट्रो और इस तरह के इशू जो हैं वो उसका हमें सामना ना करना पड़े, क्योंकि सहरी से ही स्टार्ट होता है काम। इफ्तारी के बाद जो है ये इश्यूज़ जो आप बता रही हैं, गैस्ट्रो इशूज़ हो गए और इसके अलावा एसिडिटी इशूज़ जो बढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे हमें इसके पीछे क्या वजूहत आप देखती हैं कि सहरी में हमारा डाइट प्लान क्या हो? सहरी में जो है आपका डाइट प्लान ये होना चाहिए 2 से 3 बजे के दरमियान, 2 से 3 या 3 से 4 के दरमियान आप योगर्ट लें, ठीक है। योगर्ट में आप थोड़ा, जिनका ऑलरेडी जो गट है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनका मैदा जो है डिस्टर्ब रहता है, उसके अंदर स्पागोल ले लिया करें। रेगुलर नहीं लेना, ऑन एंड ऑफ, पानी के साथ नहीं, दही के अंदर डाल लेना, उसको फेंटना है, फिर उसमें आपने जो है वो स्पून के थ्रू आपने खाना है। अब जो है स्पागोल की क्वांटिटी 1 टीस्पून होनी चाहिए, और रेगुलर नहीं लेना, आपने सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार ले सकती हैं, वो भी जो है सहरी के खाने से पहले। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लस्सी बना सकते हैं, ठीक है। आप कच्ची लस्सी नहीं पीना चाह रहे हैं, दही की लस्सी बना, उसमें कोई भी नमक या चीनी का इस्तेमाल ना करें। अगर आपने नमक का इस्तेमाल करना है, गुलाबी नमक जो होता है वो पिंचेस फॉर्म में, अपने टेस्ट के, ज़्यादा नहीं करना, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने उसको यूज़ करना है। थर्ड, आपने जो है रोटी पराठा लेना चाहें तो देसी घी का पराठा ले सकते हैं, उसमें कुछ भी नुकसान नहीं होता, अनलेस अनटिल अगर आपने जो है वो वॉक वगैरह नहीं कर रहे हैं तो आपको अफेक्ट करती हैं चीज़ें। और थर्ड जो है, आप घर में जो कोई भी सालन बना हुआ है आप वो ले सकते हैं, ठीक है। आप साथ में सैलड रखें, उसमें कुकम्बर रखें, उसमें जो है साथ में कैबेज रखें, जो बंद गोभी होती है, खीरा होता है। यानी सहरी से ही इसका जो इस्तेमाल, सहरी से इसका जो है ना स्टार्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आप जब आपका सहरी हो जाए तो चाय का अगर पीना चाहें तो आधे घंटे का पराठे का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या सहरी में पराठा खाना चाहिए? हाँ, पराठा खाना चाहिए, क्योंकि आपने पूरा दिन आपने गुजारना है। पराठा एक जो है एक फुल मील है, उसके साथ अगर आप एग ले रहे हैं, सालन ले रहे हैं, फिर उसके बाद आप वेजिटेबल्स का सैलड ले रहे हैं, इसकी एक फुल मील हो जाएगा। आपको पूरा होल डे जो है ना वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमने लेटे नहीं रहना, हमने जॉब भी करनी है, जॉब पे भी जाना है, फिर उसके बाद हमारी चलने उठने बैठने की एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, हमारा बहुत ज़्यादा दिमाग का काम भी होता है। तो आप अगर उस सहरी का जो है खुराक अच्छी नहीं रखेंगे तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आप पूरे दिन का सर्वाइवल कर सकते हैं? आप क्या होगा, 3 बजे के बाद ही आप फेंट होना शुरू हो जाएंगे, आपको बेहोशी, मतलब आपको चक्कर कमजोरी बॉडी में फील होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। और फिर क्या होता है कि आप फिर रोजे भी स्किप करते हैं। अगर आपकी यही चीज़ें, क्योंकि वीकनेस होगी, आपकी बॉडी जो है एबल नहीं है कि वो सर्वाइव भी काम नहीं करता है। अगर आप रोटी पराठा नहीं लेना चाह रहे, आप सूखी रोटी खा लें, ठीक है। सूखी रोटी नहीं लेना चाह रहे, आप दलिया ले लें, ठीक है। किनुआ ले लें, बहुत अच्छा सोर्स है, डिफरेंट कैटेगरीज है, आप लें, लाजमी लें। अगर आपने दलिया या किनुआ ले रहे हैं, उसके अंदर आप वेजिटेबल्स या नट्स का इस्तेमाल भी करें, ताकि उसके, क्योंकि नट्स होता है समटाइम, कुछ ब्लड प्रेशर के होते हैं, कुछ पेशेंट्स, कुछ डायबिटिक होते हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छे से, अगर वो सोल्टी नहीं है तो। सोल्टी वाले जो आपने बात की है वो ठीक की है, लेकिन वो सोल्टी ना, अगर वो सोल्टी है, नमकीन है, तो अफेक्ट करेंगे, वरना इफेक्ट नहीं करने। ये इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, डायबिटीज़ की जैसे अभी आपने बात की है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स अच्छा होता है, कम होता है, जिसकी वजह से अगर आप डायबिटिक या बीपी का पेशेंट ले रहा है तो उसका क्या होगा कि मॉडरेट में रहेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि समटाइम हम देखते हैं कि ब्लड की कमी की वजह से, या जो अफराद एनीमिया के शिकार हैं,
उनके लिए मैदे के बहुत से मसले मसाइल होते हैं, मैदे की बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? ये जिनको एनीमिया होता है या जिनका गट सिस्टम ऑलरेडी अफेक्टेड होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ही महरीन कमज़ोर होता है। आपको इम्यूनिटी को सेट करने के लिए आपको हेल्दी प्लान ही फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पराठा और ये वो चीज़ें बताई। अब जो एनीमिक है, अब एनीमिया में क्या होता है कि आप कुछ ऐसे जो है फूड्स हैं लाइक बीफ, मटन और हरी सब्जियां, फिर आपके पास नट्स एंड सीड्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो लाल सब्जियां होती हैं ये आ जाती हैं। ये आपके जो HB है, जो आपका एनीमिक है, वो लें, उनके लिए बहुत जो है ना अफेक्टिव होता है। इसमें उनके एनीमिया के प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो अगर डॉक्टर की सजेशन के अकॉर्डिंग लेंगे तो, क्योंकि एनीमिया की भी आगे फर्दर कैटेगरीज है, खवातीन में पाई जाती है नॉर्मली। वो भी आजकल तो यंगस्टर में हम देख रहे हैं 16 से 20, फिर 11 से 20 या फिर 21 से 25 तक आजकल की लड़की में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा। उनके लिए फिर हमें क्या, उनका एक डाइट प्लान क्या होनी चाहिए? उनके लिए डाइट प्लान ये है कि सुबह को जैसे सहरी से पहले ही मैं बात करूँगी, जो काले किशमिश होते हैं वो दही के अंदर इस्तेमाल करें। उसी के अंदर जो है आप जो है थोड़े बहुत तुख मलंगा पहले ही डिप किए हुए हों, सोक्ड किए हुए हों, वो ½ टीस्पून ऐड कर लें। अगर उनका टेस्ट डेवलप हो जाता है तो उसको 1 टीस्पून पे ले आएँ, 1 छन्नी के बराबर वो लें, खाली पेट लें, ताकि अगर उनकी इम्यूनिटी, क्योंकि जो दही है ना वो प्रोबायोटिक है, प्रोबायोटिक ने जब आपके स्टमक में जाना है, उसके अंदर वो एक हेल्दी बैक्टीरिया, तो उससे क्या करेगा कि आपके स्टमक में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ेगा, आपके गट सिस्टम को प्रॉपर्ली वर्क करने के में हेल्प आउट करेगा। अगर आप कुछ खा पे रहे हैं बाद में, तो उसको जल्दी से डाइजेशन में की तरफ ले आएगा, ना कि उसको पे स्टेक रखेगा। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा होता है। देन जो आपको मैंने डाइट बताई है उसकी सहरी की पराठा, ऑमलेट या अंडा या फिर सैलड, ये वो पेशेंट ले, ये उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये होल मील जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है, और अगर जो है हम इफ्तारी की बात करें, इफ्तारी में चाहे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का है या ब्लड प्रेशर का है, किसी को कुछ भी इशू है, अपनी इफ्तारी खजूर से स्टार्ट करें। किसी को डायबिटीज़ है तो 1 खजूर ले लें। मीठा पानी पीना चाहिए, मीठा पानी लेना चाहिए, लेकिन फ्रूट जूस का ले लें। ठीक है, जो लोग मोटापे का भी शिकार होते हैं और जिन्होंने अपनी डाइट जो बैलेंस रखनी होती है, तो उनको क्या करना चाहिए कि वो रमज़ान में एक तो अपना वेट लूज़ कर सकें आसानी से, फिर उन्हें स्टमक इश्यूज़ भी ना हो। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ही रोटी खाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल हल्की ब्राउन ब्रेड पे आ जाते हैं, तो वो वेट तो लूज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो बैलेंस डाइट के साथ कैसे वेट लूज़ करें? वो रमज़ान एक ऐसा महीना है, एक ब्लेसिंग फुल महीना है, जिसमें आप अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें आप अपना वेट रिड्यूस भी कर सकते हो और उसको गेन भी कर सकते हो। बस थोड़े ट्रिक्स होते हैं। आपने अगर वेट लूज़ करना है, आप बिल्कुल एक तो फाका ना रखो ज़्यादा, जो एक टाइम पीरियड है ना फाके का, फास्टिंग का है, वो रखें। उसके बाद अगर आपने, क्योंकि हम इसमें इंटरमिटेंट रख सकते हैं, क्योंकि यूजुअली भी तो इंटरमिटेंट चलती है, टारगेट होता है मैंने 10 kg रमज़ान में कम करना है, मैंने 5 kg कम करना है, तो वो फिर बिल्कुल ही वो रोटी खाना ही छोड़ देते हैं, ब्राउन ब्रेड पे आ जाते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल, मैंने देखा है कि वो सैलेड पर भी आ जाते हैं। तो इसमें कितना इफेक्ट होता है मैदे पर? मैदे पे इसका ये इफेक्ट होता है कि अगर आप मैंने जैसे पहले स्टार्ट में बात की, अगर आप मैदे पे लोड डालेंगे ना एट अ टाइम इकट्ठा, और फिर उसके बाद फिर गैप रखेंगे, लेकिन एकदम से खाना भी छोड़ देंगे, वो चीज़ क्या करती है, आपका फैट गेन करती है, आपका मसल गेन नहीं करती। आपका फैट गेन क्या होता है, मसल गेनिंग से तो वो पूरी बॉडी में आ रही है ना, ठीक है। फैट गेन आपके स्टमक पे, आपके एब्डोमेन एरिया में स्टार्ट हो जाएगा, आपके गर्ल्स में थाइज एरियाज में स्टार्ट हो जाए, हिप एरिया में स्टार्ट हो जाता है, और आदमियों में क्या होता है कि उनके एब्डोमेन एरिया में फैट आना शुरू। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट नहीं होती है। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो वेट लॉस के लिए क्या होता है, नॉर्मल वही जो है पैटर्न के शहर में जो मैंने डाइट बताई, वो अफ्तारी में आपने फ्रूट सैलड ले लिया, या फिर आपने खजूर भी आपने ले ली। इसके बाद आपने 2 घंटे के गैप के बाद आपने डिनर करना है, नॉर्मल रोटी सालन का डिनर कर लिया, साथ में सैलड रख लिया। ठीक है, इसके अलावा आपकी ये है कि पानी का इंटेक आपने अच्छा रखना, चाहे वो वेट गेन है या किसी को, पानी का इंटेक हर 2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा सिप्स फॉर्म में आप लेते हैं। अफ्तारी के बाद सहरी में भी, सहरी से मतलब अफ्तारी से सहरी तक आपने पानी का इंटेक रखना है, जब तक आप सो नहीं जाते हैं। सो के उठें, आपने पहले थोड़ा सा पानी पिया आधा गिलास, फिर आप दही और किशमिश, जिनको एनीमिया या फिर जिनको कोई स्टमक है तो इस्पागोल, वो ले लिया। फिर उसके बाद 1 घंटे के गैप के बाद आप सहरी कर लें। ठीक है, पानी जो है वो आपने तकरीबन 6 गिलास मैक्सिमम
आपने पीने हैं। जितने अभी तक मैंने ये विंटर सीजन में देखे हैं क्लाइंट्स, वो पानी का उनका इंटेक जो है 2 से 3 ग्लास हद। और इवन जो काम भी करती हैं लड़कियां, आप जैसे वो 1 से 2 गिलास जो है, मतलब ये इतना पानी का इंटेक वो रखती रही हैं। तो इससे ये होता है कि जब आप अपनी बॉडी में पानी ना डाल रहे हो, पानी ने आपके बॉडी में ऑर्गन्स को वो हेल्प करता है, ठीक है, उसको डाइजेशन करने में, या फिर जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो पानी ने ही हेल्प करना है, ठीक है। तो इसलिए पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस लेवल को मेंटेन रखना चाहिए, अपनी डाइट में जो है स्मॉल मील्स रखने चाहिए, क्वांटिटीज़ चाहे कम रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक्सरसाइज में आप जिनका वेट लॉस का है वो अफ्तारी से घंटा पहले थोड़ी चहलकदमी कर लें, एम्प्टी स्टमक कर लें। जिनका वेट गेन का है वो एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज कभी भी ना करें, क्योंकि उसमें जो है आपका मसल और फैट दोनों रिड्यूस हो जाएगा, जो फिर जो अफेक्ट होता है वेट गेन का वो फिर और ज़्यादा लीन की तरफ चला जाएगा। अदर देन दैट जो है हम अगर कहें कि डिनर में हमारे पास ऑप्शंस ये आ जाती हैं, जैसे मैंने बताया, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, ब्राउन राइस भी खा सकते हैं। उसके अलावा जो है ब्राउन राइस के बाद आप चपाती ले सकते हैं, जिन्होंने वेट बेसन की, या फिर साथ में जौ का आटा और लाल आटा, इसकी बना के थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी। अगर तो आपको, तो क्या राइस की जो रोटी है वो खानी चाहिए? राइस की रोटी आप खा सकते हैं, हेल्दी होती है, लेकिन रेगुलर नहीं खानी है, रेगुलर नहीं खानी है। सोने से 2 घंटे पहले आपने जो है 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे बेसन और जौ की रोटी है वो भी अफेक्ट करती है, वो स्टमक पे लोड आता है उससे, और जो राइस की है वो भी थोड़ी ज़्यादा हैवी होती है। तो उससे आपने ये करना है कि थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करना है, रेगुलर नहीं करना, बट इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, एक तो आपका हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अगर इश्यूज़ हैं मैदे की ख़राबी की वजह से, स्किन के क्या मसाइल पैदा होते हैं? मैदे की खराबी की वजह से ये होता है कि आपका जब फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, आप क्या करेंगे, मील स्किप करना शुरू कर देंगे। मील स्किप करेंगे, आप डिहाइड्रेशन की तरफ भी आएंगे, क्योंकि पानी का पीने को भी दिल नहीं करता है। तो फिर जब आप डिहाइड्रेशन आते हैं, पानी आपकी स्किन ग्लो के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अगर जो है खा पी नहीं रहे, वेजिटेबल्स में भी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्रूट्स में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अगर वो भी नहीं ले रहे तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे आपको एज से पहले, मतलब 26 से 30 तक आते आते थोड़े बहुत रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं यूजुअली। लेकिन अगर आपकी डाइट ही प्रॉपर नहीं चल रही है, उससे क्या होगा कि आपको एजिंग के साइंस ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन डेड स्टार्ट हो जाएगी, ड्राइनेस स्टार्ट हो जाएगी, आपका हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है एक्नी जो रहती है ना, एक्नी भी अक्सर जो है वो पिंपल्स निकल आते हैं। अगर आप पानी पी रहे हैं, आपकी पानी पीने से क्या होता है, आपकी टॉक्सिसिटी बॉडी से जो टॉक्सिन सब्सटेंस वो रिमूव होते हैं। जब आपने वही नहीं फिल्टर करवा रहे हो, आपकी बॉडी अंदर का ही पानी यूज़ करके उसके ऊपर किडनीज पर भी ड्रॉट डाल रही है, तो ऑब्वियस है कि आपके ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, आपकी फिर एक्सटर्नली भी चीज़ें जो हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगी, आपके पैचेस स्टार्ट हो गए हैं, आपको पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गई है, फिर उसके बाद डिफरेंट है कि आपको डार्क सर्कल्स भी आना शुरू हो जाते हैं इंसोम्निया की वजह। सर्कल्स हैं, एक तो होते हैं डार्क सर्कल्स, एक होता है बिल्कुल यहाँ पे लाइनिंग का आ जाना आइज के नीचे, वो एजिंग की निशानी होती है या फिर डार्क सर्कल्स की वजह से होती है या मैदे की खराबी की वजह से? इसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप सो नहीं रहे हैं प्रॉपर, वो भी प्रॉब्लम आ जाती है, स्ट्रेस आपका ज़्यादा है, वो भी प्रॉब्लम आ जाती है, आपका इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, यानी मैदे की खराबी की वजह से भी, मैदे की खराबी की वजह से भी हो सकता है, और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स, आपके किडनी में भी अफेक्ट हो सकता है, उसके अफेक्टेंस पे भी आ सकता है, आपको डिफरेंट प्रॉब्लम। ये जब एड्रेस किया जाता है तो उस अकॉर्डिंग बताया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को किस वजह से जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। बट ये है कि डाइट अगर नहीं ठीक है तो ये चीज़ें तब भी अफेक्ट होती है, अदरवाइज आपकी एक्सरसाइज आप क्या समझती हैं कितनी ज़रूरी है और हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए रमज़ान में? रमज़ान में एक्सरसाइज यूजुअली भी आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज ये नहीं होता कि सिर्फ आप जिम चले जाओ, ठीक है, कसम नहीं खाई भी कि हाँ एक डाइटिशियन के पास जाएंगे वो हमें जिम का ही कहेंगी, नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। आप ना अगर कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप सिर्फ खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत चहलकदमी ही कर लो,
कुछ नहीं हो रहा, सुस्त हो, लेजी हो, आलसपन बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है थोड़ी बहुत चहलकदमी कर लो, इधर से उधर चल लो, उधर से इधर आ जाओ, बस काफ़ी है। ये स्टार्ट अगर आप इस तरह कर रहे हो ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ आ जाती है कि आपने इतना ही अपनी बॉडी को थोड़ा अपने ऊपर रहम खा लिया, उसके ऊपर तरस खा के अपनी गट को थोड़ा मोटिलिटी दे दी है। ठीक है, जब आप मोटिलिटी देते हो तो ही आपकी जो है वो डाइजेशन, जब आप जूसर में कुछ डालते हो उसको वो हिलता है तो वो डाइजेस्ट होता है ना, ऐसे तो नहीं ना वो परा क्या होगा, उसके अंदर के कुछ सब्सटेंसेस आप देखेंगे वो उधर ही रहेंगे, मिक्सी में रहेंगे, फिर उसको हिलाना पड़ता है, फिर उसको वो डाइजेस्ट हो जाता है। बॉडी में मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत शुक्रिया तैयबा आपके वक्त का, और उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन जो आपने मुफीद इन्हें रेमेडीज़ और मशवरे बताया उन पर अमल भी करेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।